सोचो अगर आपको एक ऐसे कमरे की चाबी मिल जाए जहाँ पे आपके मन की सारी इच्छाएं हकीकत में बदल जाएंगी, तो आप क्या क्या मांगोगे। बॉलीवुड डिकोड प्रेजेंट्स द रूम। कहानी की शुरुआत में केट और मैट को दिखाया जाता है, जो कि एक हैप्पीली मैरिड कपल है। ये लोग कैलिफोर्निया की सिटी लाइफ को छोड़ के कंट्री साइड में घर लेके सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं। दरअसल मैट को ये घर एक बहुत सस्ते दाम में मिल रहा होता है, तो वो तुरंत इस घर को लेकर के सामान शिफ्ट कर रहा होता है। घर में आने के साथ ही ये लोग अपना सामान अनपैक करके सेट करने लग जाते हैं। नए घर की वजह से और एक नई शुरुआत करने की वजह से इन लोगों के बीच में बहुत खुशी होती है। एक तरफ केट घर में अपना सामान सेट कर रही थी, तो दूसरी तरफ मैट घर में पड़ा पुराना कबाड़ सामान उठा उठा के खिड़की से बाहर फेंक रहा था। और जब वो पुराना कबाड़ सामान उठा के बाहर फेंक रहा था, तो उसी टाइम उसे उस पुराने कबाड़ सामान में एक अजीब सी चाबी मिलती है और वो उसे कबाड़ समझ के खिड़की से बाहर फेंक देता है। सफाई करते करते मैट की नजर दूसरे कमरे की एक दीवार पे पड़ती है। उसे ऐसा लगता है कि मानो इस दीवार पे स्टिकर लगा के कुछ छुपाने की कोशिश की गई हो। वो तुरंत जाके उस दीवार पे चिपके स्टिकर को हटा देता है और वहाँ पे उसको दिखता है एक दरवाजा। उस दरवाजे के की होल में जब वो देखता है, तो उस की होल के शेप और साइज को देख के मैट तुरंत समझ जाता है कि इस की होल की ही चाबी ऊपर उसको मिली थी, जो कि उसने खिड़की से बाहर फेंक दी है। मैट तुरंत जाके बाहर से उस चाबी को उठा के लेके आता है और इस की होल में डालता है और उस चाबी से वो दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के खुलने के बाद जैसे ही मैट और केट उस रूम के अंदर जाने की सोचते हैं, वैसे ही उस घर की सारी लाइट्स फ्लक्चुएट करने लग जाती, मानो वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा हो। तो मैट बोलता है कि इस अंधेरे में अंदर जाना ठीक नहीं होगा, चलो एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, कल वो आके ठीक करेगा, उसके बाद अंदर जाएंगे। अगले दिन जब इलेक्ट्रीशियन आता है तो मैट उसको उस कमरे में लेके जाता है और उस कमरे के अंदर जाके मैट और वो इलेक्ट्रीशियन दोनों ही आश्चर्यचकित रह जाते, चौंक जाते हैं। दरअसल वो कमरा एक विशाल या मशीन की तरह होता है, जिसमें चारों तरफ तार ही तार बिखरे हुए होते हैं और अजीब सी विशाल काया मशीन भी रखी होती है। इतने सारे तार और मशीन देखने के बाद वो इलेक्ट्रीशियन अपने हाथ खड़े कर देता है। वो बोलता है कि ये मेरे बस का काम नहीं है, इसके लिए तो एक पूरी टीम लगेगी। ये बोल के वो इलेक्ट्रीशियन वहां से जाने लगता है, पर जाते जाते वो मैट से बोलता है कि सब कुछ जानते हुए भी तुम इस घर में आए क्यों हो, तुमने ये घर खरीदा क्यों है। मैट थोड़ा सा चौंक जाता है। वो बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। वो इलेक्ट्रीशियन मैट को बताता है कि 3 महीने पहले इस घर के अंदर एक मैरिड कपल का खून हो चुका है। लगता है तुम्हारे ब्रोकर ने तुम्हें बेचने के चक्कर में ये खबर बताई नहीं है। मैट के लिए ये खबर बहुत शॉकिंग होती है। वो तुरंत जाके इंटरनेट पे इस खबर के बारे में ढूंढने लग जाता है। मैट को पता चलता है कि आज से 40 साल पहले जॉन डो नाम के एक व्यक्ति ने एक मैरिड कपल का खून कर दिया था और ये वारदात इसी घर में हुई थी। मैट ये खबर पढ़ के बहुत चौंक जाता है। उसके माइंड में वही चीज चल रही होती है। वो उस रात ढंग से सो नहीं पाता है। टेंशन की वजह से मैट उस रहस्यमयी कमरे में जाके बैठ जाता है और वहाँ पे दारू पीने लग जाता है। कुछ ही देर में उसकी बोतल से दारू खत्म हो जाती है, तो वो खुद से ही बोलता है कि काश मुझे और दारू मिल जाए। और जैसे ही मैट ये बोलता है, वैसे ही साइड में पड़ा हुआ नाइट लैम्प फ्लक्चुएट करने लग जाता है, मानो वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा हो। और कुछ सेकंड में ही मैट के सामने एक ब्रांड न्यू दारू की बोतल आ जाती है। मैट ये देख के बहुत चौंक जाता है। उसे लगता है कि दारू की वजह से शायद उसे हेलुसिनेशन हो रहा हो। इस बात को कंफर्म करने के लिए मैट उस बोतल को टच करके देखता है। टच करते ही उसे यकीन हो जाता है कि उसे कोई हेलुसिनेशन नहीं हो रहा है। ये बोतल बिल्कुल असली है और मैट पूरी रात उस रूम में गुजारता है। अगले दिन सुबह केट जब उठती है तो वो देखती है कि मैट उस मिस्टीरियस रूम में है और उस रूम में बहुत सारी पेंटिंग के साथ साथ महंगी शराब की बोतलें भी रखी होती हैं। केट उससे पूछती है कि ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आया। फिर मैट उसे बताता है कि ये सब कुछ उसे इस रूम ने दिया है। वो इस रूम से जो कुछ भी मांगे ये रूम उसे दे देता है। केट को पहले तो यकीन ही नहीं होता है। फिर मैट उसे बोलता है कि चलो तुम कुछ मांग के देखो, जब तुम्हारी आंखों के सामने ये रूम तुम्हें हकीकत में बना के देगा तब तुम्हें जाके यकीन होगा। केट तैयार हो जाती है। केट सबसे पहले उस रूम से $1000 मांगती है। केट के होश तब उड़ जाते हैं जब रियलिटी में वो रूम $1000 दे देता है। पर कहीं ना कहीं केट को अभी भी ये लग रहा होता है कि ये मैट की कोई चाल है, शायद मैट मजाक कर रहा हो। बात को कंफर्म करने के लिए केट इस बार $100,000 मांगती है, यानी कि $1,00,000। फिर अगले ही पल केट को चौंका देने वाली कोई घटना होती है। $100,000 केट के सामने होते हैं। अब जब केट को भी यकीन हो चुका होता है कि ये रूम सच में इनके मन की सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, ये लोग अपने मन की सारी इच्छाओं को उस रूम से पूरा करवा, महंगी शराब, महंगे कपड़े, डिस्को पार्टी, आने वाले
कई दिनों तक ये लोग रात भर पार्टी करते हैं। कई दिनों तक पार्टी करने के बाद एक दिन केट गार्डन में उदास बैठी होती है। मैट उसके पास जाता है, उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम उदास क्यों हो? तो केट उसे बताती है कि आज उसके पास सब कुछ है, वो जो चाहे बन सकती है, लेकिन वो एक माँ नहीं बन सकती। असल में केट और मैट की शादी को 8 साल हो चुके होते हैं, लेकिन उन्हें एक बच्चा नहीं हो रहा होता है। इन लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन सारे डॉक्टर्स ने एक ही बात बोली थी कि केट कभी माँ नहीं बन सकती। केट को इस तरह उदास देख के मैट उसे एक सरप्राइज देने की सोचता है। वो उसकी आंख बंद करके एक कमरे के अंदर लेके जाता है। कमरे में पहुंच के केट जब आंख खोलती है तो उसके सामने एक बच्चों का पालना होता है, उसमें बहुत सारे बच्चों के खिलौने होते हैं। मैट उसे बोलता है कि हम फिर से ट्राई करेंगे। केट उसे बोलती है कि सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, ट्राई करने का क्या फायदा है? तो मैट बोलता है कि डॉक्टर्स हैं, भगवान नहीं है, हम दोबारा ट्राई करेंगे, हमें इस बच्चा जरूर होगा। पर केट वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। अब इस इंसिडेंस के बाद उसके मन में बच्चे की चाह और ज्यादा हो जाती है और केट उस मिस्टीरियस कमरे में जाती है और कमरे से एक बच्चा मांग लेती है। मैट जब इस बच्चे को देखता है तो वो भड़क जाता है। वो कहता है कि केट ये तुमने ठीक नहीं किया, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। केट बोलती है कि इसमें प्रकृति कहाँ से आ गई? जैसे हमने और सारी चीजें मांगी है वैसे ये बच्चा भी मांग लिया। अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं इस बच्चे को पाल के बड़ा करूंगी। पर मैट बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। दरअसल मैट इस बात को अच्छी तरह जानता है कि उसे इस कमरे के बारे में सिर्फ इतना पता है कि वो सारी विशेष पूरी करता है, बट ये करता कैसे है वो इस बात को बिल्कुल नहीं जानता। तो मैट केट को बोलता है कि इस बच्चे को अभी हमें इस रूम को वापस करना होगा। फिर वो दोनों इस बच्चे को लेके उस रूम में जाते हैं। रूम में पहुंचने के बाद मैट देखता है कि केट की आंखें आंसुओं से भर चुकी हैं। दरअसल बहुत सालों से केट को एक बच्चे की आस होती है, इसलिए बहुत कम समय में ही वो उस बच्चे से कनेक्ट हो चुकी होती है, उसकी ममता जाग चुकी होती है। और ये बात मैट समझ जाता है और क्योंकि मैट केट से बहुत प्यार करता है इसलिए वो उसको इस हालत में नहीं देख सकता और मैट उस बच्चे को रखने के लिए तैयार हो जाता है। फिर केट उस बच्चे को एक सगी माँ की तरह पालने लगती है और उसका नाम रखती है शॉन। पर मैट के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। वो इस मिस्ट्री रूम के पीछे का राज जानना चाहता है और इन बहुत सारे सवालों को मन में लिए हुए मैट एक बार फिर से डबल मर्डर केस को इंटरनेट पे सर्च करता है। फिर उसे पता चलता है कि जॉन डो, जिसने उसी घर में एक मैरिड कपल का खून किया था, उसके बारे में पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। दरअसल जॉन डो कहाँ से आया है, कौन है, इस बात का रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं था। और गिरफ्तारी के बाद जॉन डो सिर्फ एक बात बोल रहा था कि मैंने जो भी किया वो उस रूम की वजह से किया। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट उसे पागल करार दे देती है और स्टेट मेंटल हॉस्पिटल में उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। ये सब जानने के बाद मैट डिसाइड करता है कि वो जॉन डो से मिलेगा और उस रूम के बारे में इंफॉर्मेशन लेगा। फिर मैट कुछ पैसे पॉकेट में डालता है और जॉन डो से मिलने के लिए स्टेट मेंटल हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। मैट हॉस्पिटल पहुंच के वहाँ के ऑफिसर से बोलता है कि मुझे जॉन डो से मिलना है। ये सुन के ऑफिसर चौंक जाती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें सच में जॉन डो से मिलना है? मैट बोलता है हाँ, पर इसमें इतनी चौंकने की बात क्या है? तो ऑफिसर बोलती है कि उससे मिलने पिछले 40 साल में कोई नहीं आया। इस बात से साफ होता है कि जॉन डो का इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर जब जॉन डो मैट से मिलने आता है तो सबसे पहले यही बात बोलता है कि चेहरे पे चमक, नए कपड़े, लगता है तुम रूम को बहुत एंजॉय कर रहे हो। मैट उससे बोलता है कि यस, तुम जानते हो उस रूम के बारे में, मुझे उस रूम के बारे में बताओ। जॉन डो हंसने लगता है, वो मजाक करने लगता है। वो मैट से कहता है कि रूम से क्या क्या मांगा, दौलत, शोहरत या लड़कियां? ये सुन के मैट भड़क जाता है। वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे उस रूम के बारे में बताओ। फिर जॉन डो अचानक से सीरियस हो जाता है। वो मैट से बोलता है कि भागो, उस रूम से जितनी जल्दी हो सके और जितनी ज्यादा दूर हो सके भाग जाओ, वरना बहुत पछताओगे। और वो मैट के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ऐसा बिहेवियर देख के मैट भी वहां से चला जाता है। फिर रास्ते में एक जगह मैट अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है। फिर पेट्रोल के पैसे देने के लिए जैसे ही मैट अपने पॉकेट में हाथ डालता है वो चौंक जाता है। असल में जो भी नोट उसने पॉकेट में डाले होते हैं वो सब राख बन चुके होते हैं। मैट तुरंत घर वापस आता है और वापस आते के साथ वो बहुत सारे नोट उठाता है और खिड़की से बाहर फेंकता है। वो जैसे ही इन नोटों को खिड़की से बाहर फेंकता है वैसे ही वो नोट पुराने होने लग जाते हैं और जमीन पे गिरने से पहले ही राख बन जाते हैं। फिर मैट तुरंत ही एक फेमस पिकासो की पेंटिंग लेके आता है जो उसने उस रूम से मांगी होती है। वो उस पेंटिंग को खिड़की के एज पे कुछ इस तरह रखता है कि उसका आधा हिस्सा घर की बाउंड्री के अंदर होता है और आधा हिस्सा घर की बाउंड्री के बाहर। उसके बाद जो होता है मैट उसे देख के
चौंक जाता है। वो देखता है कि पेंटिंग का वो हिस्सा जो घर की बाउंड्री के अंदर है वो बिल्कुल फ्रेश है, और वो हिस्सा जो घर की बाउंड्री के बाहर है वो चंद सेकंड्स में ही पुराना होने लग जाता है और चंद सेकंड्स में ही राख बन जाता है। इस इंसिडेंस के बाद मैट ये समझ जाता है कि वो हर चीज जो उस मिस्टीरियस रूम से मिली है वो कहीं ना कहीं उस रूम और इस घर से जुड़ी हुई है। मैट ये समझ जाता है कि उस रूम से बनी हुई हर चीज उस घर की बाउंड्री से बाहर जाते ही बहुत तेजी से एज होने लग जाती है और चंद सेकंड्स में ही राख बन जाती है। और अब मैट अपने सवालों के जवाब चाहता है। वो इस मिस्टीरियस रूम के राज की तह तक जाना चाहता है। वो उस घर की सारी दीवारें और फ्लोर्स को तोड़ तोड़ के चेक करना शुरू कर देता है, और उस घर की सारी दीवारों और फ्लोर्स के अंदर उसको बहुत सारी तारे दिखाई देती हैं, मानो बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बिछाया गया हो। दरअसल वो घर एक साधारण घर नहीं होता है, वो एक बहुत बड़ी मशीनरी होती है जो कि एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है, और उस मशीनरी का मेन सर्वर उस मिस्टीरियस रूम में होता है। तभी मैट देखता है कि केट शॉन को लेके बाहर टहलाने के लिए जा रही होती है। मैट उसको बोलता है कि बाहर मत जाओ, ये एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। वो उसको बाहर जाने से रोकने के लिए ज्यादा इंसिस्ट नहीं करता है, और केट शॉन को लेके बाहर चली जाती है। और बाहर जाते ही शॉन जोर जोर से रोने लगता है और केट परेशान हो जाती है। वो परेशान हो कि जोर जोर से मैट को आवाज लगाने लग जाती है, पर मैट शॉक की स्टेज में होता है। वो दरवाजे के पास खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा होता है, पर उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। दूसरी तरफ केट मैट को जोर जोर से चिल्ला के बुला रही होती है, और क्योंकि मैट केट से बहुत ज्यादा प्यार करता है इसलिए उसका दर्द, उसका दुख मैट से देखा नहीं जाता। वो तुरंत दरवाजा खोल के बाहर भागता है और वो शॉन और केट को लेके तुरंत अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद जब केट शॉन को देखती है तो वो चौंक जाती है। वो देखती है कि शॉन जो कुछ सेकंड्स पहले 2-2.5 महीने का बच्चा था वो अभी 13-14 साल का लड़का बन चुका है। वो मैट से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, 2 महीने का शॉन अभी 12-13 साल का लड़का कैसे बन गया? घर में जो तुमने तोड़फोड़ की है क्या ये सब उसकी वजह से हो रहा है? मैट उसे बताता है कि ये सब कुछ उस मिस्टीरियस रूम की वजह से हो रहा है। वो बताता है कि हम उस रूम में जाके जो कुछ भी मांगते हैं वो रूम उसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके वर्चुअल 3D ऑब्जेक्ट बना के दे देता है, और क्योंकि उस मशीन की वायरिंग इस घर तक ही सीमित है इसलिए उसका इफेक्ट भी उस घर तक ही रहता है। उस घर से बाहर जाते ही उस मशीन का इफेक्ट खत्म हो जाता है और वो चीज बहुत तेजी से एज होना शुरू हो जाती है और वो चीज राख में बदल जाती है। ये सब जानने के बाद केट बहुत दुखी होती है। दरअसल वो शॉन से एक मदर की तरह कनेक्ट कर चुकी होती है, और ये सब जानने के बाद उसे शॉन को खोने का दुख और घबराहट दोनों होने लग जाता है। फिर मूवी में दिखाया जाता है कि केट शॉन को घर की 4 दीवारी के अंदर ही पाल पोस के बड़ा कर रही होती है। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेके खेल कूद तक सब कुछ घर के अंदर ही होता है, पर क्योंकि शॉन होता तो बच्चा ही है इसलिए वो बीच बीच में केट से जिद करता है बाहर जाने के लिए। वो बोलता है कि मुझे भी आम बच्चों की तरह बाहर जाना है, बाहर खेलना है, स्कूल जाना है, आम बच्चों की तरह जिंदगी बितानी है। पर हर बार केट उसको ये बोल के समझा देती है कि तुम आम नहीं हो, तुम्हें एक लाइलाज बीमारी है। अगर तुम घर से बाहर गए तो तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब कुछ घर के अंदर ही होनी है। वक्त बीतता जाता है और शॉन की बाहर जाने की, खुली हवा में सांस लेने की उत्सुकता और बढ़ती जाती है। इसी उत्सुकता के चलते जब शॉन एक दिन अकेला होता है तो वो दरवाजा खोल के अपना हाथ बाहर निकाल देता है, पर सही टाइम पे दरवाजे की आवाज केट को आ जाती है और वो भाग के जाती है और शॉन को अंदर खींच लेती है। वो उसे गले से लगा लेती है, उसको समझाती है कि तुमको घर के अंदर रखने की वजह सिर्फ तुम्हारी भलाई है, अगर तुम घर से बाहर जाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। वो बोलती है कि हमारे बार बार समझाने पे भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, इसलिए हमें और सख्ती से पेश आना पड़ेगा। फिर केट और मैट मिलके घर की सारी खिड़कियों और दरवाजों पे लकड़ी की सिल्लियां लगा देते हैं ताकि शॉन को बाहर जाने का रास्ता ना मिल सके। ये सब देखने के बाद शॉन की बाहर जाने की, खुली हवा में सांस लेने की उत्सुकता कम नहीं होती बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती है। पर अब वो अच्छी तरह समझ चुका है कि खिड़की दरवाजों से बाहर जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, और क्योंकि शॉन मैट और केट के साथ काफी दिनों से उस घर में रह रहा था तो उसको उस मिस्टीरियस रूम के बारे में थोड़ी थोड़ी खबर लग चुकी थी, और अब उसे जब भी मौका मिलता वो इस मिस्टीरियस रूम के बारे में और जानने लग गया। फिर एक सुबह जब केट और मैट देखते हैं कि
कि शॉन अपने रूम में नहीं है तो वो उसे चारों तरफ ढूंढने लग जाते। ढूंढते ढूंढते वो उस मिस्टीरियस रूम के बाहर पहुंचते हैं और वहां का नजारा देख के वो दोनों चौंक जाते हैं। असल में शॉन ने उस रूम के अंदर एक छोटी सी दुनिया बना ली थी। उस दुनिया में खुला आसमान होता है, एक जंगल होता है जिसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं और उन पेड़ों के बीच में शॉन बैठ के स्नोमैन बना रहा होता है। शॉन को ऐसे हंसता खेलता देख के केट इमोशनल हो जाती है और वो उसके साथ जाके बर्फ में खेलने लग जाती है। पर मैट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि इस रूम की कैपेबिलिटीज और ताकत के बारे में वो लोग कुछ नहीं जानते और ऐसे में रूम में शॉन की दखल अंदाजी मैट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और अब मैट को शॉन एक खतरा लगने लगा है। वो शॉन का हाथ पकड़ के उसे रूम से घसीटते हुए बाहर लेके आता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है और शॉन वहां से रोते हुए चला जाता है। फिर कुछ देर बाद ही उनके लैंडलाइन पे कॉल आता है। वो कॉल जॉन डो ने किया होता है। जॉन डो वही होता है जिसने इसी घर में 30 साल पहले डबल मर्डर किया होता है। जॉन डो का कॉल शॉन उठा लेता है। फिर तुरंत ही मैट शॉन से फोन ले लेता है। जॉन डो मैट से बोलता है कि फोन एक बच्चे ने उठाया था और जहां तक मुझे पता है तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, तो क्या तुमने वो बच्चा रूम से मांगा है? मैट उसे बोलता है कि दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, अगर कुछ काम की बात बतानी है तो बताओ। जॉन डो बोलता है कि मैंने इसीलिए तुम्हें फोन किया है, तुम्हें रूम से रिलेटेड जो कुछ भी पूछना है तुम पूछ सकते हो। मैट तुरंत उससे पूछता है कि रूम से मिले हुए सामान को बाहर ले जाने का क्या कोई तरीका है? जॉन डो बोलता है हाँ, एक तरीका है। मैट बोलता है प्लीज वो तरीका मुझे बताओ। और जब इन लोगों की फोन पे बात चल रही होती है उसी टाइम केट को दूसरे कमरे में एक पैरेलल फोन मिलता है। वो उस फोन को रिसीव करके उनकी बातें सुनने लग जाती है। फिर मैट जॉन डो से बोलता है कि रूम से मिला हुआ सामान घर से बाहर ले जाने का तरीका मुझे बताओ। जॉन डो बोलता है जैसे ईश्वर ने इंसानों को बनाया और इंसानों के सर्वाइवल के लिए ईश्वर को ये धरती छोड़ के जाना पड़ा, ठीक उसी तरह अगर रूम में बनाए गए सामान को सरवाइव करवाना है तो उसके क्रिएटर को ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। मैट कंफ्यूज हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर जॉन डो उससे बोलता है कि देखो वो बच्चा तो तुमने रूम से ही बनाया है, अब मुझे ये बताओ उसकी विश किसने मांगी थी, तुमने या तुम्हारी वाइफ ने? मैट उसे बता देता है कि बच्चे की विश केट ने मांगी थी। अब जॉन डो मैट को क्लियर अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि आज से 40 साल पहले एक मैरिड कपल ने भी उस रूम से एक बच्चे को मांगा था और उस बच्चे के सर्वाइवल के लिए ही वो कपल एक दूसरे को मार देते हैं और उनकी मौत का इल्जाम उस लड़के के सर पे आता है और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि जॉन डो होता है। फिर जॉन डो बोलता है कि अगर तुम्हें शॉन को नॉर्मल करना है तो उसके क्रिएटर यानी केट को मरना होगा। ये बात सुन के मैट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पैरेलल फोन पे केट भी इस बात को सुन रही होती है। ये सुनने के बाद केट दुखी होकर वहां से चली जाती है। केट के जाने के बाद मैट उसका फोन बहुत ट्राई करता है बट उससे बात नहीं हो पाती है। ये सब देख के शॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो मैट से पूछता है कि उसकी मम्मी कहाँ है, वो अचानक से कहाँ चली गई है। फिर मैट बोलता है कि वो नहीं जानता कि वो कहाँ गई है। शॉन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उससे बोलता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मम्मी से प्यार नहीं करते, तुम मेरे पापा हो ही नहीं सकते, बताओ मेरे रियल फादर कौन है? ये सुन के मैट को भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है हाँ मैं नहीं हूँ तुम्हारा रियल फादर और ना ही केट तुम्हारी रियल माँ है। असल में तुम्हारा कोई माँ बाप है ही नहीं, तुम्हें तो उस रूम ने बनाया है, तुम असली नहीं हो। शॉन बोलता है मैं मानता ही नहीं हूँ ये बात, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर मैट शॉन का हाथ पकड़ के घसीटते हुए दरवाजे के पास लेके जाता है और दरवाजा खोल के बोलता है उस मिस्टीरियस रूम से बनी हर चीज इस घर से बाहर जाते ही नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है और तुम भी उस रूम से ही बने हुए हो। और अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो दरवाजा खुला हुआ है, तुम बाहर जाके देख सकते हो। पर शॉन बाहर नहीं जाता है, वो रोते हुए वहां से चला जाता है। फिर आधी रात में केट वापस आती है। केट और मैट दोनों इमोशनल हो जाते हैं और उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है और ये सब शॉन छुप के देख रहा होता है। दरअसल अब शॉन को पता है कि केट उसकी असली माँ नहीं है, तो वो अब उसे एक माँ की नजर से नहीं देखता। अगले दिन सुबह जब केट और मैट उठते हैं तो वो देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। जब वो दरवाजे के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि लिविंग रूम में झूले के ऊपर एक 27-28 साल का लड़का बैठा हुआ है और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि शॉन है। दरअसल शॉन कुछ सेकंड्स के लिए उस दरवाजे से बाहर जाके अंदर आ जाता है और उन कुछ सेकंड्स में ही उसकी एज 15 से 20 साल बड़ी हो जाती है। अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा, वो 27-28 साल का एक बड़ा आदमी बन चुका है। और अब शॉन झूले से खड़ा होता है और उसके हाथ में मैट की गन होती है। वो बोलता है कि मुझे जीना है, मुझे बाहर जाना है और इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। फिर केट धीरे धीरे प्यार से उसके पास में जाती है और वो कुछ हद तक शांत भी हो जाता है।
शॉन के शांत होते ही मैट उस पर झपट पड़ता है। इन सब के चलते केट को धक्का लगता है और उसे सर पे चोट लगती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और सीन वहीं पे कट हो जाता है। फिर मूवी में आगे दिखाया जाता है कि केट को होश आ गया है और उसके सामने मैट बैठा हुआ है। केट सबसे पहले मैट से पूछती है शॉन कहाँ है। मैट उसे बताता है कि शॉन अब इस दुनिया में नहीं रहा, उस फाइट में उसे गोली लग गई थी और उसकी डेथ हो गई। फिर केट कहती है पर उसकी बॉडी कहाँ है, तो मैट बोलता है कि मैं उसे घर से बाहर ले गया और वो राख बन गया। केट ये जान के बहुत दुखी होती है। फिर वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और मैट ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वहीं ब्रेकफास्ट टेबल पे केट मैट से बोलती है कि अब हम इस घर को छोड़ देंगे, यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। इस बात पे मैट बोलता है कि इस घर में ही हमारी ज़रूरत का सारा सामान है, हमारे पास रूम है, इस घर को छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं बनता। ये सुन के केट को बहुत अजीब लगता है। केट को लगता है कि मैट कभी ऐसा नहीं बोलेगा। फिर केट नोटिस करती है कि मैट के बिहेवियर और उसकी हरकतों में भी काफ़ी चेंज आया है। फिर वो देखती है कि मैट ग्लास से बर्फ़ निकाल के खाने लग गया है। इस तरह से बर्फ़ खाने की आदत शॉन की होती है। अब केट कंफर्म हो जाती है कि शॉन ने रूम की हेल्प लेके खुद को मैट की तरह बना लिया है। असल में शॉन ने उस रूम के अंदर ही हूबहू वैसा ही एक घर बना लिया था और रूम की मदद से ही खुद का रूप बदल के मैट की तरह कर लिया था। वो अंदर से बहुत घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रियल वाले मैट को भी होश आ गया है, पर वो देखता है कि रूम लॉक है और वो समझ जाता है कि शॉन और केट दोनों उस रूम के अंदर ही हैं। वो तुरंत कुल्हाड़ी लेके रूम की दीवार तोड़ने लग जाता है और वो जैसे तैसे करके रूम के अंदर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ नकली मैट, जो कि रियलिटी में शॉन होता है, वो केट के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है, पर केट उसे धक्का मार के वहां से भाग जाती है। तब तक असली वाला मैट भी उस घर में आ जाता है और केट नकली मैट यानी कि शॉन को धक्का मार के सीढ़ियों से गिरा देती है और मैट और केट वहां से भागने लग जाते हैं। पर अभी भी वो तीनों उस रूम के अंदर ही हैं और उस रूम का पूरा कंट्रोल शॉन के हाथ में है और शॉन उस घर को कुछ इस तरह मॉडिफाई करता है कि वो एक भूल भुलैया की तरह बन जाता है ताकि केट और मैट उस घर से बाहर ना जा सके। ये देख के केट बहुत घबरा जाती है, पर मैट उसे बोलता है कि मुझे पता है अभी क्या करना है। फिर दिखाया जाता है कि केट और मैट घर के मेन डोर के सामने खड़े हैं और वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो खुलता नहीं है और तभी वहां पे शॉन आ जाता है। शॉन के हाथ में चाकू है। शॉन दौड़ता हुआ आता है और मैट के पेट में चाकू घुसा देता है और मैट की वहां पे मौत हो जाती है और इसके बाद केट वहां पे फ्रीज हो जाती है। तभी शॉन की नजर दरवाजे के बाहर जाती है। वो देखता है कि केट और मैट वहां से भाग रहे हैं। असल में मैट ने यहाँ पे बहुत ही चालाकी से काम लिया। उसने शॉन की ताकत को उसके खिलाफ ही इस्तेमाल किया। दरअसल मैट ने शॉन को कंफ्यूज करने के लिए उस मिस्टीरियस रूम से एक नकली केट और मैट को मांगा और उस नकली केट और मैट को शॉन के सामने खड़ा कर दिया। अब जब शॉन नकली केट और मैट में बिजी था तो रियल वाले केट और मैट मौका देख के वहां से भागने लग गए। अब ये लोग उस रूम से निकल के अपने घर में आ जाते हैं और पीछे पीछे शॉन भी आ जाता है। अब शॉन हाथ में चाकू लेके मैट घर का मेन डोर खोल देता है और शॉन को लेके बाहर कूद जाता है और बाहर आते ही शॉन को ये रियलाइज हो जाता है कि वो मिस्टीरियस रूम में नहीं है, वो असली दुनिया में है और असली दुनिया में वो बहुत तेजी से एज होने लग जाएगा और कुछ सेकंड्स में ही उसकी मौत हो जाएगी। वो तुरंत दरवाजे की तरफ अंदर जाने के लिए भागता है, लेकिन इस बार केट दरवाजा बंद कर देती है। वो केट को दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है, केट से मदद की गुहार लगाता है, पर केट इस बार दरवाजा नहीं खोलती और हर बीतते सेकंड्स के साथ वो बूढ़ा होने लग जाता है। केट उसकी चीख पुकार सुन रही होती है, पर वो शॉन की असलियत समझ चुकी होती है, इसलिए वो दिल पे पत्थर रख के शॉन के लिए दरवाजा नहीं खोलती है। चंद सेकंड्स में ही शॉन बहुत बुढ़ा होने लग जाता है और देखते ही देखते केट और मैट की आंखों के सामने शॉन राख बन जाता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6 है और इसे 2019 में रिलीज किया गया था। और वैसे तो ये एक फिक्शनल थ्रिलर मूवी है, पर कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये घटना एक इटालियन कपल के साथ घट चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी मोटिवेशनल थ्रिलर मूवीज का एक्सप्लेनेशन लाता रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।